इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाला है कि कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज होती हैं अकाउंटिंग डेटा की प्रोसेसिंग के लिए। अकाउंटिंग डेटा क्या है? अकाउंटिंग डेटा यही है जो चीज़ें हमने परचेज की हैं, हमने सेल की हैं, उसमें कितने पैसे आए कितने गए, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग डेटा है। तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए कौन से टूल्स और टेक्निक्स यूज होते हैं? तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि डेटा का जो इनपुट होता है वो कैसे होता है। सही है। इनपुट होगा कहाँ पे होगा? कहीं भी किसी जर्नल में, कहीं किसी लैपटॉप में या किसी फाइल में। तो इनपुट होगा जहाँ पे वो चीज़ें लिखी जाएंगी। तो पहले इनपुट होगा, फिर वो चीज़ें प्रोसेस होंगी और उसके बाद आउटपुट में आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह या जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो निकाल सकते हैं। तो पहले आता है स्टेप हमारा डेटा का इनपुट। तो इनपुट कैसे कैसे कर सकते हैं हम इन डेटा का? डेटा कौन सी? ये जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है हमारे पास। तो पहले है टाइप्ड एंट्रीज। टाइप्ड एंट्रीज का क्या मतलब? मिसाल आपने कोई चीज़ खरीदी है और आपको उसकी रसीद मिली है। तो आप क्या करेंगे? आप अगर आप पेज पे लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे ये सामान मैंने खरीदा था, 100 रुपये का था, और इसकी वैल्यू 100 रुपये है, और 100 रुपये मैंने इस दुकान वाले को दिए हैं। ठीक है। तो ये आपके पास समझिए सामान, आगे सामान की वैल्यू, सामान है आपके पास, और आपके पैसे जो गए हैं वो अगर हम माइनस में लिखेंगे तो वो आपके जो पैसे गए हैं। तो ये आपने क्या किया? एंटर किया। अब ये आप पेज पे भी कर सकते हैं, या फिर अगर कंप्यूटर में कहीं फाइल में आप किसी में लिख रहे हैं तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, एक्सेल वगैरह में, या किसी प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है उसमें भी कर सकते हैं। तो ये आप क्या करेंगे? खुद टाइप करेंगे एंट्रीज को। दूसरा क्या है? बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने देखे भी होंगे जब किसी मार्ट वगैरह में जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं। तो शॉपिंग मॉल में तो नहीं, ज़्यादातर मार्ट्स में ही होता है जहाँ पे ग्रोसरीज वगैरह खरीद रहे होते हैं। तो जो भी सामान हम लेके जाते हैं उसके पीछे एक स्टिकर लगा होता है जिसमें ऐसे ऐसे बहुत सारी लाइंस बनी होती हैं काली। तो फिर वो जो है वो एक स्कैनर काइंड ऑफ ऐसा होता है जिसमें से वो रेड कलर की रोशनी निकल रही होती है, और वो इससे क्या करता है, इस बारकोड को ये स्कैनर रीड कर लेता है। जब ये रीड कर लेता है तो इससे क्या होता है, ये कौन सा सामान है, कितने पैसों का है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स, तारीख किस तारीख पे खरीदा है, तो ये सारी डिटेल्स जो है वो खुद ही सिस्टम में नोट कर लेता है। तो ये हो गया हमारा बारकोड रीडर्स। तो इससे भी इनपुट हम कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है एग्जाम्पल ऑनलाइन बैंकिंग का। ऑनलाइन बैंकिंग कैसे होगी? आपने अपनी जो है मोबाइल खोली, जिसमें पैसे देने हैं, किसको कितने देने हैं वो आपने कर लिया, तो फिर वो पूरा आपको रिकॉर्ड करके दिखा देगा। जब आप देखेंगे ना वो जो ट्रांजेक्शन्स आपकी हुई हैं, तो वो आप देखेंगे कि आपके पास पूरी लिस्ट बनी हुई होगी कि भाई इस तारीख को इतने पैसे आए थे, इस तारीख को इतने पैसे गए थे। तो वो ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए रिकॉर्ड हो जाती है चीज़ है। उसके बाद स्मार्ट कार्ड्स आपके पास हैं। स्मार्ट कार्ड्स में आपके पास जो एटीएम कार्ड्स हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं, वो भी आ जाते हैं सारे। तो उसके ज़रिए हम पेमेंट्स करते हैं तो वो भी खुद ब खुद रिकॉर्ड हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मोबाइल डिवाइसेस। अब मोबाइल डिवाइसेस में बहुत सारी डिवाइसेस आ सकती हैं, पर मिसाल आप समझ लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन को ही कंसीडर कर लीजिए। तो उसमें जो आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ऑनलाइन परचेसेस करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, इनसे क्या होती है, जो डेटा है वो सिस्टम में खुद ब खुद जो है वो क्या कर देती है, इनपुट। और टाइप एंट्रीज में जो है वो आप खुद टाइप करके डालते हैं। तो ये बात हो गई कि डेटा इनपुट कैसे होती है। अकाउंटिंग डेटा जो है वो शुरू कहाँ से होती है? तो यहाँ से होती है। पहले ट्रांजेक्शन होती है, उसके बाद हम उसके बारे में रिकॉर्ड रखते हैं। चलें, रिकॉर्ड रखते तो हैं, पर रिकॉर्ड कहाँ पे होता है? रखा हुआ होता है। सही है ना। और प्रोसेस कैसे होता है? तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सर्वर्स है। सर्वर क्या होता है? सर्वर समझ लीजिए एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है आपके पास, और उसमें आप सारी जो चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड कर रखते हैं, सेव होता है, और वो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। तो जो जो कंप्यूटर्स का उस कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे वो भी ये सारी इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। सही है। ये टेढ़े मेढ़े कंप्यूटर हैं पर समझ लीजिए कंप्यूटर है। उसके बाद पोर्टेबल डेटा स्टोरेज। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास यूएसबी है। यूएसबी हम लगाते हैं ना कंप्यूटर में, उस फिर उसमें हम डेटा रख देते हैं, फिर जिसको भी यूज़ करनी हो वो डेटा वो यूएसबी लेके जा सकता है और देख सकता है कि उसके अंदर क्या है। तो इस तरीके से भी हम स्टोर कर सकते हैं। स्प्रेडशीट्स है हमारे पास। अब स्प्रेडशीट में ना ही सिर्फ स्टोर नहीं होती बल्कि प्रोसेसिंग भी उनकी काफ़ी हद तक हो जाती है। स्प्रेडशीट जो एक्सेल एग्जांपल है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसमें हम बहुत सारी डेटा डालते हैं, फिर उसमें फॉर्मूलाज लगाते हैं, उस हिसाब से वो हमें रिजल्ट्स निकाल कर देता है जिस भी चीज़ की हम लगा रहे हैं।
पर वो फिलहाल हमें डिटेल में डिस्कस नहीं करना है स्प्रेडशीट को। पर ये समझ लीजिए कि उसमें भी हम सेव रखते हैं चीज़ें, और प्रोसेस भी होती हैं। अब डेटाबेसेस क्या है? डेटाबेस बेसिकली समझ लीजिए एक प्रोग्राम है, सही है, एक सॉफ्टवेयर है, और उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में डिटेल्स वगैरह सब चीज़ लिखी हुई है, पूरा बेस डेटाबेस बना हुआ है, सही है, हर चीज़ उसमें है। तो फिर वो जो भी प्रोग्राम एक्सेस करेगा वो सारी चीज़ें देख सकता है, और इसमें एक्सेस बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह डाली हुई होती है, पासवर्ड्स वगैरह, तो हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, जिसके पास अथॉरिटी होगी वो ही कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजिटलाइजेशन एंड रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब ये कुछ चीज़ मुश्किल नहीं है। ये जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, आपने कोई प्रोडक्ट देखा, फिर आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो अब जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करने के वक्त वो जो है कोई बंदा तो आके नहीं देखता ना, वो ऑर्डर बस प्लेस हो जाता है सॉफ्टवेयर में, और फिर नोटिफिकेशन चली जाती है ओनर के पास कि भाई आपके पास ये ऑर्डर आया है, और फिर वो कंफर्म कर देता है, आपके पास दिखाई देता है कंफर्म हो गया है, फिर वो डिलीवर हो रहा होता है, वो भी आपको दिख रही होती है सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ क्या है? ये डिजिटलाइजेशन और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, कि वो खुद ब खुद ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड होती जाती हैं जैसे जैसे प्रोसेस चल रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीरियड एंड रूटीन्स। ठीक है, डेटा हमने एंटर कर ली, स्टोर कैसे हुई वो भी देख लिया, उसके बाद प्रोसेस कैसे हुआ वो भी हमने देख लिया। अब पीरियड एंड रूटीन्स क्या होते हैं? पीरियड एंड का क्या मतलब है? देखिए, अकाउंटिंग पीरियड्स होते हैं कि डेटा हम स्टोर तो करते जाते हैं, रिकॉर्ड तो करते जाते हैं, पर उसको उसमें से कुछ बनानी भी है ना, रिपोर्ट्स भी बनानी है, जो टैक्स वालों को हम दिखाएंगे कि ये देखें हमारे पास इतनी जो है चीज़ें हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके हमें आगे अथॉरिटीज़ को देने होते हैं, या हम खुद भी उनका इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बिजनेस की कैसी जा रही है। तो पीरियड एंड क्या होता है? पीरियड एंड होता है कि भाई 1 जनवरी से हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और दिसंबर तक, अक्सर ये 12 मंथ्स के ही होते हैं, तो दिसंबर तक जो है 31 दिसंबर तक हमारा ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड है। और जाहिर सी बात है कि ये स्टार्टिंग है और ये एंड है, तो एंड मतलब पीरियड का एंड हो गया। तो अब उस पर रूटीन क्या होता है, उस पर काम अक्सर क्या करने होते हैं, जो मेजर काम होते हैं? पहला होता है जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया उसकी रिकंसिलिएशन होती है। रिकंसिलिएशन डिस्कस करेंगे आगे, पर फिलहाल यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे आपके पास, आप अपने पास एक पेज पे लिख रहे थे कि भाई इतने पैसे जो है मेरे पास हैं, सही है। उसके बाद हर मंथ के एंड में आपके पास अगर बैंक अकाउंट है तो आपको ईमेल आती होगी ना, स्टेटमेंट की, बैंक स्टेटमेंट की। तो बैंक स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होता है, हर मंथ आपको एक फाइल दी जाती है, डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसमें लिखा होता है इतने पैसे आपके अकाउंट में आए हैं, इतने पैसे आपके अकाउंट में कटे हैं। तो अगर बैंक चार्जेस इसमें से कटे हैं किसी भी तारीख को, तो वो आपके पास तो नोट नहीं हुआ होगा ना, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक कट जाते हैं, तो आपको तो नहीं बताना कब कट गए। तो आपके पास समझे 100 रुपये लिखे हुए थे, पर बैंक में आपके पड़े हुए थे 80 रुपीज, तो आपने कहा ये तो भी बराबर नहीं है, क्या मसला है? तो आपने देखा अच्छा यहाँ पे 20 रुपीज जो है वो मेरे बैंक चार्जेस कट गए हैं। तो फिर आपने यहाँ पे इसमें से जो है 100 में से 20 माइनस कर दिए। अब यहाँ पे भी आपके पास बैलेंस 80 आ गया, और बैंक स्टेटमेंट में भी आपके पास बैलेंस 80 था। तो ये रिकंसिलिएशन होती है, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ फर्क आ जाता है किसी वजह से, तो वो हम चेक करके बराबर कर देते हैं। उसके बाद पीरियोडिक मैनेजमेंट रिपोर्टिंग होती है, कि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग समझ लीजिए ये तो जो है बिजनेस के अंदर ही यूज करते हैं लोग, जो डायरेक्टर्स वगैरह, अब उनको देखना है इस साल प्रोडक्ट में से कितना हमें फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उनको रिपोर्ट बना के दे देते हैं, जो भी उनके अंडर जिन पे ये काम रखा हुआ होता है। तो ये हो गई मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। उसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंट क्लोजिंग एंड एरर इंसिडेंट रिपोर्टिंग। अब अकाउंट को क्लोज करते हैं, अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं ये भी आगे हम पढ़ेंगे, पर फिलहाल ओवरव्यू के लिए समझ लीजिए ये हमारे पास रिसीवेबल का अकाउंट था, कि भाई इतने पैसे मुझे आने हैं, और जो जो मुझे आ रहे थे पैसे वो मैं यहाँ से काटता जा रहा था, फिर आखिर में कितने बच गए हैं जो मुझे और आने हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, तो ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया, सही है। अब जो न्यू अकाउंट खुलेगा उसमें ये बैलेंस जो यहाँ पे बच गया था वो वापस इधर आ जाएगा। तो इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ये अकाउंट क्लोजिंग वगैरह का काम हम करते हैं, और एरर या इंसिडेंट रिपोर्टिंग करते हैं, कि भाई कुछ हमने नोट कर लिया कि भाई यहाँ पे तो कुछ गलती है, हमेशा हमारे 100 के अराउंड फायदा होता है,
अभी तो हमारा 20 भी नहीं हुआ, तो क्या मसला हुआ, कोई गलती हो गई या वाकई हमारा ये मसला हुआ है, नुकसान हुआ है या गलती से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम चेक कर रहे होते हैं पीरियड के एंड पर। तो आगे चलते हैं कि अब ये जो एरर्स हमने फाइंड कर लिए पीरियड के एंड पे, इनसे डील कैसे करेंगे। पहले तो हमारे पास जो रिकंसिलिएशन की हमने बात की, जैसे बैंक की स्टेटमेंट में और जो बैंक अकाउंट हमने बनाया हुआ है, लिखा हुआ है, उसमें फ़र्क आ गया, तो वो देखेंगे किस वजह से आया है। उसके बाद इम्प्लीमेंट हम करते हैं इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। इंटरनल कंट्रोल कंट्रोल प्रोसीजर क्या होते हैं? इंटरनल मतलब जो आपकी कंपनी के अंदर ही आप कर रहे हैं चीज़ें, और यहाँ पे कंट्रोल प्रोसीजर क्या है? कंट्रोल का मतलब है कि आप चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, ये 20,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, तो ये कोई भी नहीं कर सकता। जो अथराइज्ड बंदे हैं वो साइन करेंगे, उसके बाद ही ये जो है ट्रांजैक्शन होगी। सही है, इसने साइन कर दिया, उसके बाद ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये कंट्रोल प्रोसीजर्स के टाइप्स हैं, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेटिंग एबनॉर्मलिटीज, जो भी हमें वियर्ड चीज़ें लगी हैं कि भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ है या अभी क्यों हो रहा है इस साल, तो वो हम चेक करेंगे कि किस वजह से हो रहा है। ट्रेसिंग ऑडिट ट्रायल्स एंड लॉग्स, हम देखेंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स किस किस तरीके से प्रोसेस हुए हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई थी। और पोस्टिंग ऑफ करेक्शंस, जो भी गलतियां हमने देख ली अब उनको सही कैसे करना है, वो जो हम गलतियों को सही करने के लिए लिख रहे हैं वो करेक्शंस हम एंटर करेंगे। जैसे पीछे हमने बैंक के बारे में पढ़ा था कि वो 20 का जो है सर्विस चार्जेस होती थी बैंक की, वो हमारे पास नोट नहीं हुई थी, तो वो करेक्शन हमने की अपने अकाउंट में। तो इस तरीके से हम जो भी करेक्शन हमें मिलेगी वो हम करेंगे। जो गलतियां हैं वो चेक करेंगे किस वजह से हुई हैं, और उन पे इंटरनल कंट्रोल्स बेटर करेंगे अगर कमज़ोर हैं। और जो भी अगर फ्रॉड वगैरह हुआ है तो वो भी डिटेक्ट काइंड ऑफ हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी चीज़ें, टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसमें डेटा प्रोसेस करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले इनपुट किया हमने, उसके बाद वो स्टोर कहाँ पे हुई है, प्रोसेस कैसे होगी वो हमने देखा। उसके बाद वो सारी प्रोसेस से हम क्या मतलब हासिल करेंगे, तो पीरियड एंड के दौरान हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी, उसके अलावा जो भी गलतियां वगैरह होंगी उनको हम चेक करेंगे। और फिर चेक कैसे करेंगे वो हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब लास्ट चीज़ जो है वो हम कर लेते हैं कि आज के ज़माने में कैसे हो रही होती हैं ये सारी चीज़ें डेटा से रिलेटेड। तो पहले समझे हमारे पास ऑनलाइन किसी ने ऑर्डर रख दिया, या फिर कैशियर के पास आया था और दुकान पर उसने ऑर्डर रखा है। सही है, या तो ऑनलाइन रख लिया या फिर दुकान पर जाके ऑर्डर उसने रखा। तो ऑर्डर प्लेस कर लिया। अब यहाँ पे अगर मोबाइल से के थ्रू हुआ है तो वो खुद ही ऊपर कंप्यूटर में जो है वो चला जाएगा कि भाई आपके पास इतनी तारीख पे ये ऑर्डर आया है, वो कंफर्म करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो दुकान वाले के पास उसने आके करवाया है तो ये भी एंटर करेगा इसमें, और फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अच्छा, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो कोई प्रोडक्ट दिखाएगा और ये बार कोड से उसको स्कैन करेगा और फिर ये कंप्यूटर में चला जाएगा, या टाइप भी कर सकता है। जब ये इनपुट हो गया फर्स्ट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो ऑर्डर हमारे पास आया है ये किसी वेयर हाउस में जाएगा, कि वेयर हाउस में हमारा सामान पड़ा हुआ होगा, उनके पास जाएगा कि भाई ये ऑर्डर आया है, इस जगह पे आपको पार्सल करना है या आप सेंड कर दें। फिर वो क्या है, वो अपने पास एंट्री करेंगे कि भाई ये सामान जो है वो मैं बेच रहा हूँ। तो ये भी किसी कंप्यूटर में कर लेंगे कि ये सामान हम इस ऑर्डर के बेस पे बेच रहे हैं। फिर वो गाड़ी वाले के पास जाएगा, गाड़ी वाले के पास एक कोड होगा उन प्रोडक्ट्स पे लगा हुआ, तो गाड़ी वाला जब जाएगा और वो जाके डिलीवरी करेगा प्रोडक्ट्स की, तो वो जो है अपने प्रोडक्ट्स जो भी उसको देगा उस पर कोई कोड लिखा होगा, वो कोड जो है अपने मोबाइल में लगा के एंटर कर देगा कि ये डिलीवर हो गए हैं। फिर वंस डिलीवर्ड, जो कस्टमर होगा वो भी जो है अपने पास मोबाइल में देखेगा कि डिलीवरी हो गई है, तो वो यस कर देगा या उसको कॉल आएगी कंफर्म करेगा। फिर इससे क्या होगा, यहाँ पे हम सिस्टम में वापस लिख देंगे कि भाई हमारा ये ऑर्डर आया था, डिलीवर भी हो चुका है, और कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, उसको रिटर्न नहीं करना ये सामान उसके हिसाब से है, और ये हमारा जो है कैश इतना हमें मिल गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इसमें हमें कॉपीज पेस्ट चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर किसी किसी बिजनेस में हो भी सकती है कि वो कॉपीज में लिख रहे हो, पेजेस पर लिख रहे हो, पर अल्टीमेटली सारा काम कंप्यूटर पे ही होता है आजकल। तो ये सारा हमने देख लिया कि कैसे डेटा प्रोसेस होती है, रिकॉर्ड होती है, इनपुट होती है। और नेक्स्ट लेक्चर में अब दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।